प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का महत्व तो इस बात से लगाया जा सकता है कि किताब में एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी का अलग से चैप्टर दे रखा है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी का अर्थ, एक व्यक्ति कंपनी के प्रमुख लक्षण और इसके अलावा एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस इत्यादि के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एक व्यक्ति कंपनी किसे कहते हैं, फिर उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, एक व्यक्ति कंपनी के प्रमुख फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति कंपनी किसे कहते हैं और उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक व्यक्ति कंपनी परिभाषा देखते हैं। एक व्यक्ति कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई भी एक व्यक्ति सदस्य होता है। सिंपल, वेरी सिंपल। जिस तरह इसका नाम है एक व्यक्ति कंपनी, उसी तरह उसकी परिभाषा है। एक व्यक्ति कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। अब यहाँ पे सेक्शन हमें धारा याद रखनी है। 2 की सब धारा 62, 62 इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें वन पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 62। तो इस प्रकार यहाँ पे कंपनी की एक व्यक्ति कंपनी की परिभाषा है। लेकिन हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें आगे देखते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका केवल एक ही सदस्य होता है। एक व्यक्ति कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन किसी एक ही सदस्य के साथ हुआ हो, जिसका अपने निर्णय करने वाला सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। जिसका अपने निर्णय करने वाले सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है तथा जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पे टेक्निकल शब्द आए हैं। ये सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार। इसके बारे में हम जब एक व्यक्ति कंपनी की विशेषताएं का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे ये शब्द रिपीट होंगे, वहाँ पे इनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी के पंजीयन की व्यवस्था भारत में पहली बार कंपनी अधिनियम 2013। कौन सा कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट कौन सा, 2013 में की गई थी। अब क्यों की गई थी? क्योंकि अधिनियम की ये व्यवस्था व्यावसायिक संगठनों में एकाकी प्रारूप की अनेक सीमाओं, दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास था। ठीक है, व्यावसायिक संगठनों की एकाकी प्रारूप की अनेक सीमाओं, दोषों से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। यह प्रावधान, प्रोविज़न एक व्यक्ति को कंपनी बनाने का अवसर प्रदान करता है। तो ये एक व्यक्ति कंपनी किस प्रकार ये कह सकते हैं अर्थ है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपनाया गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट टाइम का जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछाता है भारत में कंपनी अधिनियम, एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा भारत में कब अपनाया गया। तो यहाँ पे कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपनाया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना है दुनिया, वर्ल्ड में, संसार में यह अवधारणा एक नई नहीं है। ये धारणा बहुत पुरानी है। यूरोपीय देशों में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या कई अन्य राज्य, चीन, सिंगापुर, यहाँ तक कि खाड़ी देशों में, जो अरब कंट्री है, वहाँ पे कई देशों में एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा कई वर्षों से अपनाए जा रहे हैं। इस प्रकार ये एक व्यक्ति कंपनी के बारे में अर्थ
इसके बाद में हम देखते हैं एक व्यक्ति कंपनी के प्रमुख लक्षण, साइलेंट फीचर्स ऑफ ओपीसी। सबसे पहले दे रखा है इसकी विशेषता है समामेलित संस्था, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। यहाँ पे प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी एक समामेलित संस्था है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार प्रोविज़न के अनुरूप करवाया जाता है। तो इसकी पहली विशेषता है, पहला लक्षण है समामेलित संस्था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं निजी कंपनी के रूप में समामेलन, इनकॉर्पोरेशन एज ए प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि प्रत्येक एक कंपनी का समामेलन केवल एक निजी कंपनी के रूप में ही करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी का समामेलन केवल एक निजी कंपनी के रूप में भी करवाया जा सकता है। ऐसी कंपनी का सीमित तथा असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में समामेलन करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे सीमित भी हो सकता है और असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में करवाया जा सकता है। ऐसी कंपनी में अंश पूंजी हो भी सकती है अथवा नहीं भी। ऐसी कंपनी के अंश पूंजी वाली अथवा बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में भी समामेलित करवाया जा सकता है। किंतु ऐसी कंपनी को किसी भी दशा में सार्वजनिक कंपनी के रूप में समामेलित या पंजीकृत नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, ऐसी कंपनी को किसी भी दशा में पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड या पंजीकृत नहीं करवाया जा सकता। ये इसकी सेकंड जो इसका लक्षण है। तीसरा है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी भी कानून के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति ही होती है। तो हमें यह ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल पर्सन जो विशेषता है वो हम जब कंपनी की विशेषता का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ भी इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अस्तित्व। कौन सी? प्रत्यक्ष अस्तित्व, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सॉरी, इसमें एक सेकंड, प्रत्यक्ष अस्तित्व सेपरेट। हाँ, यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी का भी अपने एक मात्र सदस्य प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या होता है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। प्रत्यक्ष अस्तित्व क्या होता है? सेपरेट यहाँ पे होता है, यानी कि कंपनी अलग है किससे? अपने एक सदस्य से। अब नेक्स्ट है अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व, पेचुअल सक्सेशन। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, इसमें ये विशेषता, ये लक्षण है वो इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति कंपनी का एक वैधानिक व्यक्ति है। एक व्यक्ति कंपनी का एक वैधानिक व्यक्ति है जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। एक व्यक्ति कंपनी में अविच्छिन्न उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में समुचित व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी का अभिदाता या सदस्य कंपनी के सीमा नियम में एक व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति की लिखित सहमति से नामांकित करेगा। नामांकित यानी नॉमिनी करेगा। ये नामांकित व्यक्ति उस कंपनी के सदस्य की मृत्यु होने पर, निधन होने पर अथवा उसमें अनुमान करने की अयोग्यता उत्पन्न होने की दशा में, ठीक है, अनुमान कॉन्ट्रैक्ट की अयोग्यता होने की दशा में स्वतः ही उस कंपनी का सदस्य बन जाएगा। कौन बन जाएगा? नॉमिनी बन जाएगा। नामांकित जिसका लिखित सहमति दी गई है, नॉमिनी उसको सदस्य बन जाएगा। ऐसा नामांकित व्यक्ति, नॉमिनी व्यक्ति सदस्य बनने पर किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति से नामांकित करेगा। नामांकित व्यक्ति ही नामांकित करने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर या उसमें अनुमोदन करने की असमंता
उत्पन्न होने पर उस कंपनी का स्वतः सदस्य बन जाएगा। इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और क्या है, कंपनी का अस्तित्व स्थायी रूप से बना रहता है। इससे क्या होता है, कंपनी का अस्तित्व क्या है, स्थायी रूप से बना रहता है। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट इसका जो लक्षण है अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन या स्थायी अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट है स्वरमुद्रा, कॉमन सील। यहाँ पे ये एक व्यक्ति कंपनी की स्वरमुद्रा हो सकती है अथवा नहीं भी। यदि है तो उस कंपनी का नाम खुदा हुआ या उत्कीर्ण किया हुआ होगा। यहाँ पे स्वरमुद्रा कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी की स्वरमुद्रा हो सकती है अथवा नहीं भी। यदि है तो उस कंपनी का नाम खुदा हुआ या मतलब उसमें खुदा हुआ होना चाहिए, उत्कीर्ण किया हुआ होगा। नेक्स्ट है अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। एक व्यक्ति कंपनी के लिए न्यूनतम अंश पूंजी की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम पूंजी की अनिवार्यता नहीं है, किंतु एमसीए यानी कंपनी के मामले के मंत्रालय के नियम के अनुसार प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी के अधिकतम अंश पूंजी 50 लाख ही हो सकती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कितनी हो सकती है, 50 लाख। अधिकतम पूंजी कितनी हो सकती है, 50 लाख। नेक्स्ट है अंशों की अंतरणीयता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक व्यक्ति कंपनी के अंश भी अंतरणीय होते हैं। ऐसे कंपनी के एकाक के सदस्यों द्वारा धारित अंश उसकी मृत्यु अथवा उसकी अनुबंध करने की क्षमता समाप्त होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को स्वतः ही अंतरित हो जाते हैं। किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, जो जिसको किया गया है, जिसमें कंपनी के धारित अंश उसकी मृत्यु होने पर, अनुबंध करने की क्षमता होने पर नामांकित यानी नॉमिनी व्यक्ति को स्वतः ही अंतरित हो जाएंगे। कंपनी के सदस्यों के जीवन काल में अथवा उसमें अनुबंध करने की क्षमता के होते हुए कंपनी के अंश किसी भी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं किए जा सकते हैं। ये बात भी हमने ध्यान रखनी है। इसका से प्रतिबंध ऐसी कंपनी के अंत नियमों में भी लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति के अंश में कंपनी के इकाई के द्वारा सदस्य द्वारा धारित अंश उसकी मृत्यु होने पर अथवा उसके अनुबंध करने की क्षमता समाप्त होने पर उसके द्वारा नामांकित यानी नॉमिनी, जो व्यक्ति नॉमिनी है, व्यक्ति को स्वतः ही अंतरित हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। एक व्यक्ति कंपनी सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में समान्वित करवाया जा सकती है। दोनों ही हो सकती है, सीमित भी हो सकती है लेकिन असीमित भी हो सकती है। लेकिन सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में उसके सदस्यों का दायित्व भी उसके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि तक के लिए ही सीमित होगा, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है अनुबंध करने की क्षमता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में अनुबंध करने की क्षमता होती है। इसकी ये क्षमता उसके सीमा नियम या अंतर नियमों की सीमाओं के भीतर ही होती है। किंतु एक व्यक्ति कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है, कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसलिए उसे भी अपने अनुबंध किसी मानवीय एजेंट के माध्यम से भी करवाने होते हैं। तो अनुबंध करने की क्षमता ये भी इम्पोर्टेंट है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट है कर योग्यता, 11वीं कर योग्यता मतलब है अभियोग योग्यता, यानी कैपेसिटी टू शो एंड बी शोड। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है या कंपनी अन्य व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी पर कोई भी व्यक्ति कानून के रूप से वाद प्रस्तुत कर सकता है।
केस फाइल कर सकता है, अथवा कंपनी भी किसी अन्य व्यक्ति पर अपने अधिकारों के अधीन वाद प्रस्तुत कर सकती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय दल या संचालक मंडल। मैनेजमेंट टीम या ऑब्लिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब ये है प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी का प्रबंध संचालन मंडल द्वारा ही किया जाता है। एक व्यक्ति कंपनी के संचालक मंडल में न्यूनतम एक संचालक होना आवश्यक। कितना? मिनिमम एक संचालक होगा, किंतु इसमें अधिकतम 15 संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। 15 संचालक नियुक्त अधिकतम किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी आवश्यक समझे तो अन्य कंपनी की तरह ही एक विशेष संकल्प पारित करके अपने संचालक मंडल के सदस्य संचालकों की संख्या 15 से अधिक भी कर सकती है। जिस तरह से अन्य कंपनियों में ये प्रावधान है, उसी तरह एक व्यक्ति कंपनी भी क्या कर सकती है, अपने संचालकों की संख्या बढ़ा सकती है। लेकिन कब बढ़ाएगी? जब विशेष संकल्प पारित करके। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट है स्वतः ही उत्तराधिकार, ऑटोमेटिक सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति कंपनी के एकाकी सदस्य की मृत्यु अथवा उसके अनुबंध करने के अयोग्य होने के उपरांत उसके नामांकित यानी नॉमिनी व्यक्ति को उसके सभी अंश एवं उन पर लाभांश, डिविडेंड तथा अन्य अधिकार या अदर जो राइट्स है पर क्या हो जाएगा? अधिकार प्राप्त हो जाएगा। किसको? नॉमिनी को, तथा उन सभी दायित्वों के लिए भी उत्तरदायी होगा, लायबिलिटीज के लिए भी उत्तरदायी होगा जिसके लिए वो एकाकी सदस्य उत्तरदायी था। तो यहाँ पे दोनों बातें हैं, अधिकार भी मिलेगा नॉमिनी को और दायित्व भी मिलेगा, राइट्स और आपके लायबिलिटीज़ दोनों साथ साथ चलेंगे इस प्रकार। इसके अलावा और भी इसके लक्षण हैं, जैसे वैधानिक दायित्व, प्रत्यक्ष संपत्ति या निवास स्थान, या उसके अलावा हो सकता है इसमें दुश्मन चरित्र, नागरिकता एवं मूलाधिकार नहीं इत्यादि ऐसे भी कंपनी जो निजी कंपनी है उसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वो 1 से लेकर 13 थे। इस प्रकार ये एक व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी का अर्थ और इसके एक व्यक्ति कंपनी के प्रमुख लक्षण है। थैंक यू।